अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। सब क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या चाहिए है? एटीपी चाहिए है, ठीक है। और वो एटीपी कहाँ से आता है? ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आप कह लें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, उनका ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनती है? एटीपी। अच्छा, अब क्या होगा जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो गया, एनर्जी रिलीज़ हुई, उस एनर्जी को हमने यूज़ किया एडीपी और फॉस्फेट को, ठीक है, मिलाया और हमारे पास क्या बन गया? एटीपी। यानी कि हमने एडीपी और फॉस्फेट को एनर्जी की प्रेजेंस में ज्वाइन किया तो हमारे पास एटीपी बन गया। अब जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या है? ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज के लिए है और लाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। अच्छा, ये होता कहाँ पे है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज आपको पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? 3 कार्बन कंपाउंड में, यानी कि पायरोवेट में। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या था? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक हो गया, और उसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है? पायरोवेट बनता है। चूँकि पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज 6 कार्बन है तो हमारे पास ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इसकी जो फेट है पायरोवेट की कि ये फर्दर क्या स्टेप करेगा, ये किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन है तो इसकी फेट और तरह से होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये और तरह से काम करेगा। ये हो गया एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक तब होगा जब ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो पायरोवेट की फेट और होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो भी हम फर्दर इसको देखते हैं। और अगर हमारे पास पायरोवेट जो है उसको अब हमने कन्वर्ट करना, अगर ऑक्सीजन की कह लें एब्सेंस में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनएरोबिक। और इसको हम बेसिकली फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। जबकि एरोबिक जो कह लें एरोबिक पाथवे है उसके जो रिएक्शंस हैं वो फिर फर्दर साइटोप्लाज्म में नहीं होते, वो कहाँ पे होते हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन में हमने क्या सीखा? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और एनिमल्स ग्लाइकोलिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और एक एटीपी की ब्रेकडाउन से एक उसमें जो कह लें एक फॉस्फेट बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसकी ब्रेकडाउन से हमारे पास कितनी एनर्जी आती है? 7.3 किलो कैलोरीज। सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पहले तो हमने उसका बैकग्राउंड देखा कि हम ग्लाइकोलिसिस करते क्या हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप आता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं 3 कार्बन कंपाउंड में, और हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की नेट प्रोडक्शन होती है। नेट प्रोडक्शन से यहाँ पे क्या मुराद है कि अभी हम नेक्स्ट इसका ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा एटीपी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी आप ये देखें कि हमारे पास टोटल बनते हैं 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स, उनमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए तो नेट एटीपी कितने रह गए? 2। अब ये बात याद रखनी है कि एक ग्लूकोज से ना हम सिर्फ उसकी 2% एनर्जी लेते हैं, बाकी 98% एनर्जी उसके पास ही होती है, सिर्फ हम 2% एनर्जी जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सिर्फ 2% एनर्जी ही मिलती है तो ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है, ठीक है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसका अब हमने देखना है कि ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है अगर हमें इससे ग्लूकोज से बहुत कम एनर्जी मिलती है।
यानी अगर ग्लाइकोलिसिस एफिशिएंट नहीं है तो ये अभी तक परसिस्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये पास्ट में सिर्फ वाहिद यही एक ज़रिया था हमारे पास कि हम इससे क्या करें, हम इससे एनर्जी लें, ठीक है। और वो एनिमल जिनमें ग्लाइकोलिसिस होती थी उनमें सर्वाइवल रेट वो ज़्यादा फिटेस्ट थे एज़ कम्पेयर टू दोज एनिमल्स विदाउट ग्लाइकोलिसिस। इसलिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो यूज़ हो रही है बहुत पहले से, क्योंकि ये सबसे पहला पाथवे था। जब ऑक्सीजन नहीं थी तब एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाती थी, ठीक है, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी जो ग्लूकोज की एंड प्रोडक्ट थी वो फर्दर एनारोबिक पाथवे में चली जाती थी, और जब ऑक्सीजन अकामुलेट होना शुरू हो गई तो वो एरोबिक पाथवे उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक मेटाबॉलिक मेमोरी है, यानी ये सारे एनिमल्स में ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है। अब हमने देखने हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये ज़रा ध्यान से देखना है। इसमें हम एंजाइम्स भी देखेंगे, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एटीपी मालिक्यूल यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं और बन कहाँ पे रहे हैं, और एनएडीएच मालिक्यूल जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं। अच्छा, अब पाथवे में सबसे पहले देखें हमारे पास है ग्लूकोज मालिक्यूल। उसको हमने एक फॉस्फेट मालिक्यूल लेके दिया एटीपी से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना उसकी हुई रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट किस एंजाइम की हेल्प से, आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अब आइसोमेरेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने एटीपी यूज़ किया, स्टेप 2 में रीअरेंजमेंट हुई, स्टेप 3 में क्या किया हमने, अगेन एटीपी लेना है, ठीक है। एटीपी लिया हमने, उसकी ब्रेकडाउन की, फॉस्फेट मालिक्यूल रिलीज हुआ, वो हमने किसको दे दिया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एटीपी मिला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, यानी एटीपी मिलने का मतलब है कि उसको फॉस्फेट मालिक्यूल मिला एटीपी से, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप 3। अब हमने एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज़ किए, स्टेप 1 पे और स्टेप 3 पे, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास बन गया। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हमने ब्रेक किया, यहाँ पे याद रखना है ये 6 कार्बन कंपाउंड चला आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब हमने एल्डोलेज एक एंजाइम लिया। अब उस एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर दिया 2 मालिक्यूल्स में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब हमारे पास ये बात याद रखनी है, फर्दर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगी ना वो 2 होंगी। अपनी हम आसानी के लिए उनको एक ही शो करेंगे लेकिन वो 2 होंगी क्योंकि हमारे पास अब 2 मालिक्यूल्स हैं। अब देखें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को एंजाइम हाइड्रोजिनेज की हेल्प से हमने कन्वर्ट किया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे जो को एंजाइम नैड है उसकी रिडक्शन हुई और वो कन्वर्ट हो गया NADH में। अब ये कौन सा स्टेप है, ये देखें ये स्टेप 4 है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या हुआ, हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो उसकी कन्वर्जन हुई 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था, हाइड्रोजिनेज। और हम हाइड्रोजिनेज आप इससे याद रखें ना कि हाइड्रोजन ऐड करने वाला, यानी उसने NAD पॉजिटिव में को कन्वर्ट कर दिया NADH में बाय एडिंग हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले तो हम ATP ले ही रहे थे, अब यहाँ पे ATP प्रोडक्शन होनी है। कैसे हुई, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें से हमने एक ATP ले लिया, ठीक है। एंजाइम कौन सा था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना यहाँ पे भी म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से इसकी रीअरेंजमेंट की गई, यानी पहले 3 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब वो आ गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे। फिर हमने यूज़ किया इनोलेज, ठीक है। इनोलेज एंजाइम यूज़ किया, उसने 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया फास्फोइनोल पायरोवेट में, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ना फास्फोइनोल से फॉस्फेट मालिक्यूल ले लिया और ATP बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आ गई, पायरोवेट, और 2 पायरोवेट के मालिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे। अब ये आपको याद हो गया स्टेप 1 पे और स्टेप 3 पे हमने ATP यूज़ किए थे, ठीक है।
लेकिन फर्दर हमारे पास काइनेज और पायरोवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास 2 ATPs बने। अब हमने इनको याद कैसे रखना है इन एंजाइम्स को, अब हम वो ट्रिक देखते हैं। ये देखें, हाइका एंड हिकमैप, ये 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की 2 फेजेस है ना, प्रिपरेटरी फेज है और ऑक्सीडेटिव फेज है। प्रिपरेटरी फेज के जो एंजाइम्स हैं वो हैं हाइका, और ऑक्सीडेटिव फेज के जो एंजाइम हैं वो हैं हिकमैप। हाइका फर्स्ट वन, H से क्या, हेक्सोकाइनेज, I से क्या, आइसोमेरेज, K से हमारे पास क्या आ गया, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और आपको पता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो की एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का। जितने भी हमने रिएक्शंस इसको कंट्रोल करना होता है, स्पीड अप करना होता है, हम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की हेल्प लेते हैं। उसके बाद A से क्या हो गया, एल्डोलेस। अब यहाँ पे क्या हो गया, H से हाइड्रोजिनेस, K से फास्फोग्लिसरेट काइनेज, M से म्यूटेस, E से इनोलेस और P से फास्फोइनोल पायरोवेट। इस तरह ये एंजाइम्स आपको सारे स्टेप्स के याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो एक और प्रोसेस हमने देखना है, वो हमने देखना है कि नेट गेन कितना हुआ, हमारे पास एनर्जी कितनी मिली। 2% एनर्जी लेते हैं ना, उसमें हमारे पास बने 2 NADH के मालिक्यूल, 4 ATP बने जिनमें से 2 हमने यूज़ कर लिए, और 2 पायरोवेट मालिक्यूल्स हमें ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में मिलते हैं। तो ये था ग्लाइकोलिसिस। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे।